नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रस्तुत व्याख्यान समता का मूल अधिकार या समानता के अधिकार के संबंध में है। और ये जो मूल अधिकार है ये भारतीय संवैधानिक ढांचा जो है उसका प्रमुख आधार है। हमने संविधान निर्माण और आज़ादी की लड़ाई के पश्चात समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जो एक तरह से फ्रांसीसी राज्य क्रांति के मूल तत्व थे, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है। और इसी प्रयास का सुपरिणाम है कि भारतीय संविधान में समता का मूल अधिकार सम्मिलित किया गया है। समता का मूल अधिकार जो है वो बहुत विस्तृत है और विस्तृत होने के साथ में अनेक उपाबंध और व्यवस्थाएं इस समता के अधिकार के तहत शामिल है। अगर हम समता के मूल अधिकार की बात करें तो समता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक अर्थात 5 अनुच्छेदों का समूह है। और साथ ही इसमें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 भी शामिल है। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की कल्पना करता है कि राज्य किसे कहते हैं, और राज्य की कल्पना के पश्चात स्वाभाविक रूप से यह आता है कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य का जब हम संकल्पना देखते हैं तो उस राज्य में न केवल कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके प्रमुख व्यवस्थाएं, इसके अधिकारी, कर्मचारी सभी राज्य में शामिल हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 13 है जो ये तय करता है कि विधि किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं। तो संविधान द्वारा बनाए गए अधिनियम, अनुच्छेद, संसद द्वारा बनाए गए अनुच्छेद, अधिनियम, विधि, कानून और अनेक जो प्रारंभक है या जिनको कहते हैं जो छोटे छोटे निर्णय लिए गए हैं, निर्णय हैं या अभिशमय हैं, ये सारे के सारे भी कहते कि विधि में शामिल है, जो व्यक्ति को नियंत्रित और व्यक्ति को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। अब आज हम बातचीत करेंगे कि जो समता का मूल अधिकार है या जो समता का अधिकार है, इस समता के अधिकार के विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पता है कि आपको समता का जो अधिकार है, उस समता के अधिकार में 5 अनुच्छेदों का समूह है। अगर हम समता के अधिकार की बात करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और इसका समानता का अधिकार का प्रारंभक है। और अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के समक्ष क्षमता एवं कानून का समान संरक्षण। 2 इसके भाग हैं। कानून के समक्ष क्षमता से तात्पर्य यह है कि कानून का शासन होगा, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राधिकारी या प्रत्येक स्टेक होल्डर जो है उसको समान दृष्टि से शासन द्वारा देखा जाएगा। शासन किसी भी प्रकार से उसके साथ में भेदभाव नहीं करेगा। और साथ ही दूसरा जो उसका उपबंध है या दूसरा जो उसका भाग है कि कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय होता है या किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे लाभ नहीं मिला है, तो कानून सबके साथ में समान व्यवहार करेगा और वो सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कानूनी संरक्षण लेने के लिए सक्षम होंगे। अर्थात उन पर किसी प्रकार की निर्योग्यता नहीं लागू की जाएगी या लादी नहीं जाएगी। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है
कि कानून के समक्ष क्षमता, अर्थात कानून सभी लोगों के साथ में समान एक दृष्टि से, एक नज़र से देखेगा, और यदि किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव होता है या असमानता होती है या उसके साथ में गलत होता है तो उसको समान रूप से उसको संरक्षण देगा, उसको लाभ प्रदान करेगा। और इसके जो गूढ़ अर्थ है उन गूढ़ अर्थों पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले समता के अधिकार की जो सभी उपबंध है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 जो है उसको विशेष रूप से ये चीज़ें रखी गई हैं और भारतीय परिषद अधिनियम 1833 में भारतीय अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 में जब ये तय किया गया था कि कंपनी के अधीन सभी व्यक्तियों को समान रूप से योजित या नौकरी देने की बात की गई थी, योग्यता का सिद्धांत लागू किया गया था, तो उस समय ये बात कही गई थी। उनको इस प्रकार से लिया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। अब ये जो आर्टिकल 15 है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि भारतीय सामाजिक जो संरचना है और भारतीय जो वर्गीय जो विभिन्न प्रकार का जो समाज वर्गों में विभाजित है, उन वर्गों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और अनेक प्रकार के विभेदकारी तत्व उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। उन विभेदकारी तत्वों को निरस्त करने के लिए या समानता के सिद्धांत का विस्तार करने के लिए ये बताया गया है कि इनके आधार पर भी भेदभाव संभव नहीं है और नहीं किया जाना चाहिए। आगे और बातचीत करेंगे इसके बारे में। फिर अनुच्छेद 16 ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अर्थात जो 1833 के चार्टर एक्ट की जो भावना थी उस भावना को पूरी तरह से आर्टिकल 16 में ये लिखा गया है कि सरकारी जो सेवा है, राज्य की जो सेवा है या राज्य पोषित संस्थाओं की जो सेवाएं हैं वो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। सभी योग्य लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं का दे पाएंगे और चयनित हो पाएंगे और वो निर्विघ्न रूप से सरकारी सेवाएं संपन्न कर पाएंगे। वर्तमान दौर में अनेक प्रकार के जो प्रावधान है वो उसमें किए गए हैं, उसके वो चर्चा बाद में भी करते हैं। फिर बात आती है कि अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17, क्योंकि भारतीय समाज में वर्णाश्रम जो व्यवस्था रही है ये वर्णाश्रम व्यवस्था हमेशा विभेदकारी रही है और इसने समाज को विभिन्न भागों में बांटा है, विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच में उसने गैप या खाई खड़ी की है। इस खाई को पाटने के लिए अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता किसी भी रूप से मान्य नहीं है और अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी या छुआछूत को बढ़ावा देता है या उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। सबसे पहला कानून तो अस्पृश्यता अपराध निवारण 1955 बनाया गया। उसके द्वारा ये किया गया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में, चाहे वो बोली के रूप में हो, चाहे व्यवहार के रूप में हो या आपकी किसी भी प्रकार की कृत्य में अगर शामिल हो तो वो अपराध माना जाएगा। उसमें अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए दंड प्रावधान किया गया है। 1976 में इसका थोड़ा विस्तार किया गया और उसको एक बेहतर रूप दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। उसमें तय किया गया कि अनटचेबिलिटी के कारण से बहुत से व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उन सब व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों को जो छुआछूत के शिकार है उनको दिया गया और प्रावधानों को थोड़ा कड़ा बनाया गया।
लेकिन भारतीय समाज की जो संरचना है और उसमें जो धनबल, भुजबल और वर्गीय विभेद है, या जो गाँव का सामाजिक ढांचा है, या विभिन्न प्रकार के वर्गों के जो अपने समूह है, गिल्ड्स है, या जो अपने अपने उन्होंने जो संगठन बना रखे हैं, वो संगठन नहीं चाहते कि इस प्रकार की समावेशी संरचना भारतीय समाज में हो। तो वो येन केन प्रकारेण अपनी वर्गीय जो संरचना है, या जो विभेदकारी संरचनाएं हैं, या जो छुआछूत की जो भावनाएं हैं, उसको समाप्त नहीं होना देना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति निरोध अधिनियम बनाया गया। इसको SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी कहते हैं, और इसको 2/4 अधिनियम भी कहते हैं। और इस अधिनियम में बिल्कुल कड़े प्रावधान कर दिए गए। जो व्यक्ति छुआछूत या अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार से उपयोग, व्यवहार या कृत्य में अगर प्रदर्शित करता है, तो उसको इस अधिनियम के तहत उसको कहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसको नियमानुसार सजा होगी। तो इस प्रकार से 1989 का जो अनुसूचित जाति जनजाति निरोध अधिनियम है वो सफल रहा। लेकिन चूँकि आप जानते हो कि प्रत्येक जो अधिनियम या विधि है वो जिस भावना से बनाई जाती है, उस भावना के विरुद्ध भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से कुछ मामलों में इसका भी दुरुपयोग किया गया। भारत सरकार ने इसमें 1915-16 में इसका कहते परिवर्तन किया था, और ये किया गया कि साहब पहले उसको जांच की जाए, एक सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करने पर सही पाए जाने पर सूचना या कहते कि उस शिकायत को फिर बाद में उन सदस्यों को गिरफ्तार किया जाए। बड़ा डिबेट रही, और डिबेट में ये भी सामने आया कि साहब जो व्यक्ति जिसने छुआछूत की है या जिसने एट्रोसिटी की है, अगर वो व्यक्ति बाहर घूम रहा है तो वो तथ्यों को प्रभावित कर सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है, अपने धनबल भुजबल का प्रयोग करके वो तथ्यों को मरोड़ सकता है, और शिकायतकर्ता को प्रताड़ित कर सकता है, भयाक्रांत कर सकता है। इन सब का वो किया गया, और साथ में अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा विशाल विरोध किया गया। तब जाकर के इसमें पुनः जो प्रावधान किए गए, कि जो प्रावधान 1989 के अधिनियम के थे वो लागू रखे गए, और पहले शिकायत दर्ज होगी, FIR लॉज होगी, उसके वो गिरफ्तार होगा, उसके बाद में उसको कोर्ट में उसका चालान होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं में अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का दुरुपयोग तो हुआ है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ है, लेकिन अगर इसके प्रावधान गिरफ्तार करने के और चालान करने के प्रावधान हटा दिए जाते हैं, तो इसका जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस को माना है और पुनः व्यवस्था बहाल की है। केंद्र सरकार ने इसमें पुनः जो प्रावधान हटा दिए गए तो प्रावधान को पुनः जोड़ा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अस्पृश्यता अपने आप में एक गंभीर विषय है, और गंभीर विषय होने के कारण यह है कि भारत ही नहीं, विश्व में अनेक नस्लीय भेदभाव के उदाहरण मिले हैं, और नस्लीय भेदभाव के कारण से अनेक घटनाएं घटी है। और भारत में चूँकि ये जो बीमारी है ये हज़ारों साल पुरानी बीमारी है, और इसका अंत संभव है, लेकिन इस अंत को संभव बनाने के लिए सभी वर्गों का योगदान होना चाहिए। साथ ही सभी वर्ग एक समावेशी समाज या विकसित समाज बनाने के लिए समान रूप से भागीदारी करेंगे, तब जाकर के इसका संभव होगा। तो इस पर से आर्टिकल जो 17 है वो भारतीय संविधान में या भारतीय समाज में समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसका उपयोग भी किया गया है और इसने सफलता भी प्राप्त की है। यद्यपि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वर्तमान में भारतीय समाज जो है उसमें इसी प्रकार की जो जातीय नस्लीय जो विभेदकारी घटनाएं हैं वो ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, बल्कि कुछ मात्रा में बढ़ी भी है। इसके पीछे राजनीतिक चेतना, राजनीतिक स्टेक होल्डर होना, या विभिन्न प्रकार के पदों पर कहते हैं कि इनका आश्रित काबिज होना, या दूसरे वर्गों द्वारा या उच्च वर्गों द्वारा जो कहते हैं उनका इस बात के लिए कहते हैं कि
हृदय से नहीं मानना कि ये लोग भी सक्षम हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे कहते हैं कि इसमें बदलाव आया है और विभिन्न प्रकार के जो जातीय या जो वर्गीय है उसमें ये भी आया है कि वो एक विभेदकारी नहीं रह करके बल्कि दुश्मनी के हालात तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बात के लिए कि साहब दुश्मनी के हालात तक पहुंच गए और तो क्या अस्पृश्यता को ख़त्म नहीं किया जाए? अस्पृश्यता को ख़त्म किया जाना चाहिए। उनके जो हित हैं उनका संरक्षण अलग मुद्दा है, लेकिन ये भारतीय समाज के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक भारतीय समाज का समावेशी विकास नहीं हो सकता। हम विकसित समाज की श्रेणी में कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसके बाद में है समता के अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 18 है। उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। केवल शिक्षा और सेना की जो उपाधियां हैं वो ही मान्य हैं। शिक्षा में जो बीए, बीएड, एमए जो करते हैं वो लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेना है जिसमें कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। या भारतीय जो सेवाएं हैं, IAS, RS, IPS, वो सेवाएं या अन्य प्रकार के जो भारतीय जो अलंकरण जो दिए गए हैं या भारतीय राष्ट्रीय जो सम्मान दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न, भारत विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनके जो हैं व्यक्ति वो अपने आगे इन उपाधियों को लगा सकते हैं। बाकी जो भारतीय समाज सामंतवादी जो विचारधारा या जो वर्गीय विभेदकारी जिसमें राव, राजा, साहब, सेठ, विभिन्न प्रकार के जो उपाधियाँ उनको सबको निरस्त कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति इन उपाधियों को धारण नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति इनको धारण करता है, उनका महिमा मंडन करता है, तो उन व्यक्तियों को सजा भी हो सकती है और अन्य व्यक्तियों पर वो कहते इसके लिए दबाव नहीं डाल सकता है कि मुझे राव साहब कहा जाए, राजा साहब कहा जाए, धन्ना सेठ कहा जाए। इस प्रकार की चीज़ें उनके साथ में नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से एक छोटा सा विहंगम जो दृष्टिकोण है या विहंगम जो विवरण है जो समता के अधिकार के संबंध में है वो इसमें प्रस्तुत है। अब हम इस समता के अधिकार का विवेचन करेंगे। ये अब तक तो हमने इसका वाचन किया है और समझा है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद है, अधिनियम है। अब हम बातचीत करना चाहेंगे कि जो समता का अधिकार है वो कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, इसकी पुनः व्याख्या करते हैं और व्याख्या करते हैं कि जब सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते और सभी व्यक्तियों के जो विकास और सभी व्यक्तियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बराबर नहीं हो सकती, तो क्या सभी प्रकार के प्रावधानों को एक स्तर पर लाया जा सकता है? तो ये संभव नहीं है। अगर सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ में एक स्तर के व्यवहार की बात की जाती है तो ये भी एक तरह से उनके साथ में क्या होगा, असमानता होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि साहब कानून का समान संरक्षण मिले या कानून के समक्ष समता हो, तो ऐसे में इस जो प्रावधान है, इस प्रावधान में जो शामिल है वो पहले तो है विधि का शासन। विधि का शासन है कि समता के द्वारा हम क्या स्थापित करना चाहते हैं। समता के द्वारा हम विधि का शासन स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति न्याय या कानून की दृष्टि में बराबर हो, कोई न छोटा हो न बड़ा हो। दूसरा ये है कि ये जो सामान्य बात की जाती है विधि का शासन या सभी लोग समान रूप से सक्षम है या समान है, तो इसका मतलब है कि वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से कहते कि हवा, पानी, भोजन उपलब्ध कराया है, लेकिन उनकी संरचनाएं, उनका कहते कि उनका बनावट वो सबके अलग अलग है। मनुष्य और जानवरों में फ़र्क है, मनुष्य और पक्षी में फ़र्क है, पक्षी और जानवर में फ़र्क है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में भी कहते हैं अलग अलग प्रकार की उसमें योग्यताएं होती है, अलग अलग प्रकार की उसकी वो अवस्थाएं होती हैं। तो अब बात ये देखी जाती है कि क्या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू हो सकता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इस प्रकार की बात करें कि सभी व्यक्तियों को एक रूप से देखा जाए तो ये असमानता होगी। तो
समता के अधिकार में जब ये बात आती है तो ये बात भी आती है कि हम समता के अधिकार को उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं और उस वर्गीकृत विधान के अनुसार जिस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन ये जो वर्गीकृत विधान है या जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, ये मनमाना नहीं होना चाहिए और अवैज्ञानिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि साहब नस्ल के आधार पर आपको कर दे साहब इस नस्ल के व्यक्ति सेना के लिए योग्य हैं, बाकी लोग योग्य नहीं हैं। या जैसे मान लीजिए कि जाति के आधार पर आप कह दीजिए कि साहब केवल राजपूत और जाट है वो सेना में भर्ती किए जाएंगे, बाकी भर्ती नहीं किए जाएंगे, तो ये उनके साथ में अन्याय होगा। सभी व्यक्ति की योग्यता की जांच की जाए, अगर वो व्यक्ति इसके योग्य हैं तो उनको भी अवसर दिया जाए। इस प्रकार से वर्गीकरण विधान हो, लेकिन वर्गीकरण जो विधान हो वो मनमाना और अवैज्ञानिक नहीं हो। और इस वर्गीकृत विधान के जब है तब उस पर क्या है कि हम सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाने के लिए उस पर युक्त युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो एक तरह से जो समता का अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसको परिवर्तन किया जा सकता है और समाज के प्रत्येक अंग की आवश्यकताओं को महसूस करके उसमें अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब समता के अधिकार की बात की जाती है तो समता का अधिकार के द्वारा विधि का शासन है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन है, संविधान का ये आधारभूत ढांचा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो संविधान की जो मूल भावना है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही ये जो है इसमें ये जो वर्गीकरण विधान है लेकिन वो मनमाना वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। अर्थात कि राज्य चाहे जैसा व्यवहार या चाहे जैसी बात नहीं कर सकता। राज्य हो या प्राधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह उसकी जो मनमाना व्यवहार है उस पर नियंत्रण, उस पर समाप्त करने की बात की गई है। तो इस प्रकार से विधि का जो शासन है या समता का अधिकार है उसमें वर्गीकरण किए जा सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल इनके आधार पर विभेद निषेध किया जा सकता है। आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 15(16) जो है वो समता के अधिकार का विस्तार है। और आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि स्त्री और बच्चों के लिए, जैसे हमने कहा कि ये वर्गीकृत विधान की व्यवस्था की जा सकती है। अर्थात अगर आप स्त्रियों और बालकों के लिए भी पुरुष जैसे ही मापदंड अपनाओगे तो उनके साथ में अन्याय होगा। उनकी विशेष अवस्था और महिलाओं की सुकोमलता पर ये एक तरह से कहने का मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था करना, कहते हैं कि इसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे 14 से छोटे वर्ष के जो बच्चे हैं उनको काम में नहीं लगाया जा सकता, या महिलाओं को इस प्रकार के नहीं हो कि उनको जोखिम बड़ो महत्वपूर्ण जोखिम, हम कहते हैं कि इस प्रकार के उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों पर उनको लगा दिया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों को उनका नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के लिए उनके विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15(2) वो ये कहता है कि सब विशेष वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, इन वर्गों के लिए जब प्रावधान किया जाए, जो आर्टिकल 15(4) में है, 15(4) में है कि जो वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हों और जिनका राज्यों में प्रतिनिधित्व नहीं हो उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो राजनीतिक रूप से और जो लोक सेवाओं में या शिक्षा में, ताकि ये वर्ग भी विकास की दौड़ में बराबर हो, अपने कंधे से कंधा मिलकर जुड़ सके, इसलिए इनके लिए कहते हैं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ये भी समता के अधिकार में जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के तहत की गई है, ताकि इन वर्गों का समान प्रतिनिधित्व हो और समाज समावेशी रूप से आगे बढ़े। आर्टिकल 15(2) जो है वो किसी भी जाति, नस्ल के आधार पर विभेदकारी को गलत ठहराता है। आर्टिकल जो 15(3) है वो विभिन्न प्रकार के और जो प्रावधान हैं जो विभेदकारी उनको गलत ठहराता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 जो है
हम जिस आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल जो 16 है वो सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता प्राप्त की जाती है। तो इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि साहब आर्टिकल जो 16 है, इस 16 के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान किए गए पिछड़े वर्गों के लिए और अति पिछड़े वर्गों के लिए। अब इसमें भी यह है कि पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य है कि जिसका सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है और साथ में जिसको राज्यों में उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व में नहीं मिला है। तो आर्टिकल 15 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रावधान किया गया, आर्टिकल 16 में पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया गया। अब ये जो प्रावधान किए गए हैं वो समता के अधिकार का विस्तार है और सभी वर्गों को समान लाभ मिले, इसके लिए इनके लिए वर्गीकृत करके इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से वर्तमान सरकार ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी इसी के तहत है, 16 के तहत। उसमें कहा गया है कि सब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, तो इस प्रकार से उनकी व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से वर्गीकृत विधान करके जो वैज्ञानिक रूप से हो और साथ में ये ठहराया जा सके कि साहब नहीं इनका होना आवश्यक है, तो उसके आधार पर कहते हैं कि वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का जो समता का अधिकार है वो इस भारतीय संविधान का प्रमुख इसका ढांचा है और इस ढांचे को बनाए रखने के लिए समय समय पर इसमें प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन ये एक तरह से क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल संविधान का मौलिक ढांचा है, इसलिए 368 के तहत इसमें प्रावधान किए जा सकते हैं, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन ये बदलाव मनमाने नहीं होने चाहिए और किसी अवैज्ञानिक आधार पर नहीं होने चाहिए, किसी जाति नस्ल इसके आधार पर नहीं होना चाहिए, ताकि उसको कहते हैं कि कोर्ट द्वारा अवैधानिक ठहराया जा सके। तो इस प्रकार से समता का जो अधिकार है उसकी उपादेयता यह है कि इस अधिकार के द्वारा भारतीय समाज जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं, विकसित समाजों की तरफ जाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसके लिए है कि सभी व्यक्ति सभी सेवाएं समान रूप से एक्सेस कर पाए। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जाति नस्ल के आधार पर जो सार्वजनिक स्थान है, जो सड़क है, विद्यालय है, सरकारी सेवाएं हैं और अन्य जो अनेक जो सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं, तो वहाँ पर किसी जाति धर्म या विशेष के द्वारा लोगों को न रोका जाए, बल्कि सभी लोग समान रूप से उन सुविधाओं को एक्सेस कर पाए, उनका उपयोग कर पाए और आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समता का अधिकार है, जो मूल अधिकार है भारतीय संरचना का या भारतीय संविधान की मौलिक संरचना है, इस संरचना को बनाए रखने के लिए सरकार बार बार प्रयास करती रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार विभिन्न प्रकार की डिबेट और विभिन्न प्रकार के विवेचन आते हैं और इन विवेचनों का सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अगर इन विवेचनों को हम वास्तविक या उस भावनाओं को, जिस भावना से ये समता का अधिकार संविधान में रखा गया, उसको ध्यान में रखते हुए विवेचन करेंगे तो ज़्यादा सारगर्भित होगा और देश में एक खुशी का माहौल बनेगा, एक समावेशी समाज का माहौल बनेगा और सभी जो वर्ग है वो अपना कंधे से कंधा मिलकर के साथ चलेंगे और तभी इस समानता के अधिकार को भारतीय संविधान में रखना सफल हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।